8. आर्मी हॉस्पिटल में जब सो चुके थे तब जुबैदा रात के सन्नाटे में बर्फीली हवाओं की तरह चुपके से मनु के टेंट से बने रूम में आई थी। मनु का गर्म हाथ जैसे ही उसके बर्फ से भी ठंडे चेहरे पर आया वो पिघलने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई। मनु ने उसके बाल पकड़े और उसे अपने क्लोज किया। क्या कर रहे हो आप? तुम्हारी सांसें फील कर रहा हूं। मनु के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसकी धड़कनों की आवाज जुबैदा को भी आ रही थी। वो मनु के होठों के पास अपने लिप्स लाने लगी, पर एक बार फिर मनु की बॉडी में जलन होने लगी। उसके सारे जख्म फिर से ताजे होने लगे। नहीं जुबी, ये ठीक नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मनु ने उसको हल्का सा पुश किया, पर आज जुबैदा रुकने के मूड में नहीं थी। उसने मनु का हाथ एक तरफ कर दिया। इजी, दर्द होता है। अगर आज भी रुक गए तो दर्द के साथ साथ अफसोस भी होगा। मनु जुबैदा की फीलिंग समझ रहा था, पर वो आगे बढ़ना नहीं चाहता था। उसकी बॉडी साथ नहीं दे रही थी, लेकिन जुबैदा का अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहा। उसने मनु को किस कर लिया। उसके ठंडे ठंडे लिप्स टच होते ही मनु की पूरी बॉडी में करंट दौड़ने लगा। उसे याद भी नहीं था कि कब उसने लास्ट टाइम किस किया था। जुबैदा को किस करते करते उसकी आंखों के सामने अंकिता का फेस आया। मनु के हाथ में तेज दर्द होने लगा। बहुत जलन हो रही है। होने दो। जुबैदा ने मनु के बाल पकड़ लिए और उसके ऊपर आने लगी। उसका घुटना मनु की रिब्स पर लगा। मनु को भयंकर दर्द हुआ, पर उसने दांत भींच लिए। क्यों कर रही हो तुम ये? क्योंकि आपको जल्द ठीक करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। अचानक जुबैदा की शरारतें शुरू हो गई। मनु को लग रहा था कि उसमें कुछ भी करने की ताकत नहीं थी, पर जुबैदा के टच करते ही उसका पेन दूर होने लगा, या शायद उसका पेन एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया था कि अब उसे फील होना ही बंद हो रहा था। मनु ने अपने दोनों हाथों से जुबैदा की कमर पकड़ ली। कैसा लग रहा है? पता चल रहा है क्या? कि कश्मीर को जन्नत क्यों कहते हैं। अनंतनाग में अचानक धुआंधार बारिश होने लगी। आर्मी हॉस्पिटल के टेंट के ऊपर प्लास्टिक का तिरपाल लगा था। उस पे गिरती बूंदों की आवाज इतनी तेज थी कि जुबैदा की नींद खुल गई। वो मनु से ऐसे लिपट के सो रही थी जैसे कोई अजगर चंदन के पेड़ से लिपटा हो। उसने हाथ से टटोल कर टॉर्च ढूंढी और अपनी घड़ी में टाइम देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। जुबैदा ने हल्की सी रोशनी मनु के चेहरे पर मारी। मनु के हाथ और पैरों के बैंडेज बहुत जगह से खुली हुई थी। उसकी कमर के जख्म से तो पानी निकल के सूख भी चुका था, पर मनु इन सारी परेशानियों से बेखबर ऐसे सोया था जैसे कोई छोटा बच्चा अपने फेवरेट खेल खेलने के बाद सोया हो। जुबैदा जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर पहुंची ही थी कि अभी तो नाइट ड्यूटी ओवर होने में 2 घंटे बाकी है नर्स। मेजर की आवाज सुनते ही जुबैदा सर से पांव तक कांप गई। सर वो मैं No need to explain, nurse. I knew you liked the boy from the very first day. जुबैदा मेजर की तरफ उल्लुओं की तरह देखने लगी। ऐसे देखने की जरूरत नहीं। मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, इसलिए आज इस पोस्ट पर हूँ। साहब आपने ही तो कहा था कि Don't you dare to blame me. मैंने तुम्हें उसको एक्साइट करने के लिए कहा था, सेक्स करने के लिए नहीं। जुबैदा के पास कोई जवाब नहीं था। मेजर ने उसको पेट की तरह इस्तेमाल किया था। वो चाहता था कि जुबैदा मनु को इतना एक्साइटेड कर दे, इतना ग्रीडी कर दे कि वो जुबैदा से मिलने के लिए, उसके साथ रात बिताने के लिए, मिशन पर जाने के लिए रेडी हो जाए। पर जुबैदा ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। Anyways, I don't allow this because it's against the rules here.
अपार्ट ऑफ दैट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करती हो और क्या नहीं। साहब वो मैं उसका टेस्ट ले रही थी, वो पास हो गया। व्हाट? उसने सब कुछ किया खुद? हाँ, मतलब किया तो मैंने ही, पर उसने पूरा साथ दिया। मेजर राजदीप ने जैसे खुद से कहा। ओह गॉड, आई नेवर थॉट कि मुझे तुमसे इस तरह की बातें करनी पड़ेगी। खैर, तो क्या उसे मिशन पर ले जाया जा सकता है? जुबैदा ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। डोंट बी अ काउ जुबैदा, मुंह से जवाब दो, गर्दन मत हिलाओ। हाँ जी, ले जाया जा सकता है अगर डॉक्टर मोइन राजी हो जाए तो। मोइन इज नोबडी जुबैदा, डोंट वरी अबाउट हिम, वरी अबाउट योर पेशेंट्स हेल्थ। मेरा मतलब है कि अपने मरीज की सेहत का ध्यान रखो। मैं नहीं चाहता कि उसे मिशन के दौरान कुछ हो जाए। जुबैदा ने जल्दी हाँ में सिर हिलाया। जाओ, तुम जा सकती हो, जाके कुछ देर आराम करो। जुबैदा ने फिर गाय की तरह सिर हिलाया और बारिश में भागती हुई अपने घर की ओर चली गई। मनु से 800 किलोमीटर दूर ठीक सुबह 6 बजे शिवानी बस में बैठी मनाली जा रही थी। बस के झटकों से उसकी नींद एक बार खुली तो फिर दोबारा आई ही नहीं। शिवानी दिल्ली से मनाली तक की वोल्वो बस में थी। वो नहीं जानती थी कि वो हिमाचल के किस हिस्से में है, पर सुबह की हल्की हल्की रोशनी में उसे दूर कुछ पहाड़ नजर आने शुरू हो गए थे। शिवानी के लिए पहला मौका था जब वो बर्फीले पहाड़ देखने वाली थी। भैया जी ने सही कहा था, बाहर निकलने से सारी परेशानियां पीछे छूट जाती हैं। बीते 3 महीनों में जो भी कुछ हुआ वो शिवानी को सच में पीछे छूटा लग रहा था। बस के साथ साथ वो भी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। सुबह 10 बजे जब वो मनाली प्राइवेट बस पार्किंग पहुंची तो अच्छी खासी धूप निकली थी। बस से उतरते ही शिवानी को ठंड लगने लगी। शिवानी को भैया जी ने 20,000 कैश और इमरजेंसी के लिए अपना एक एटीएम कार्ड दिया था। वो तो चाहते थे कि शिवानी मुस्कान को भी साथ ले जाए, पर शिवानी अकेली ही घूमना चाहती थी। किसी से रास्ता पूछकर वो रोडवेज के बस स्टैंड की ओर चल दी। भैया जी ने उसे एक पुराना मोबाइल दिला दिया था जिसमें सिर्फ कुछ जरूरी नंबर्स थे। शिवानी को 1 हफ्ते बाद ठीक इसी जगह से वापस दिल्ली की बस पकड़नी थी और फिर दिल्ली से पटना की ट्रेन लेनी थी। शिवानी के पास से एक ऑल्टो बहुत स्पीड से निकली और आगे जाकर रुक गई। शिवानी को कुछ शक होने लगा। वो अलर्ट होकर चलने लगी। ऑल्टो बैक होने लगी। शिवानी घबरा गई। उसको अजीब सा डर लगने लगा। तभी ऑल्टो बिल्कुल उसके पास आकर रुकने लगी तो शिवानी ने रोड साइड पड़ा पत्थर उठा लिया। ऑल्टो का शीशा डाउन हुआ। मैडम जी, गाड़ी चाहिए, लोकल साइट सीइंग करवा देंगे। उसकी आवाज सुनकर शिवानी की जान में जान आई। उसने पत्थर फेंक दिया और आगे चलने लगी। मैडम जी, सोलांग, शिशु, अटल टनल, कहाँ जाना है आपको, बताएं। शिवानी ने बहुत बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा और बिना कुछ कहे आगे चल गई। ऑल्टो वाला शिवानी के साथ साथ स्लो स्पीड में चलने लगा। मार्केट जाना है तो बैठ जाइए, यहाँ से दूर है, पैदल का रास्ता नहीं है। शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ 150 रुपए लगेंगे, आ जाओ। शिवानी एकदम से पलटी और चिल्लाई। अकेली लड़की चुपचाप चलती बर्दाश्त नहीं हो रही तुमको? गाली देके मना करूं तभी समझ आएगा कि नहीं जाना है। ड्राइवर का मुंह खुला रह गया। उसके कुछ समझने से पहले ही शिवानी पलटी और पैदल पैदल चलने लगी। वो ड्राइवर तुरंत वहां से भाग निकला। उसके जाते ही शिवानी ने चैन की सांस ली। उसे दोबारा चलते 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि किसी अननोन नंबर से कॉल आ गया। शिवानी ने बिना किसी झिझक के उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से एक एजेड आदमी की आवाज आई। हेलो जी, कैसी हो और कहाँ पहुंची? संतोष अंकल, आपके ही कॉल का वेट कर रही थी। ओहो, वेट कर रहे थे। अच्छा, यहाँ नेटवर्क का दिक्कत रहता है। दिक्कत रहता है। ओह, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है।
एक काम करो ना बेटा, आप मनाली पहुंच गए हो ना, तो बस स्टैंड के पास मेरा भतीजा मिल जाएगा। अरुण नाम है उसका, अरुण। ठीक है, तुम्हें यहाँ गांव ले आएगा वो। बट अंकल वो मुझे पहचानेगा कैसे? पहचानेगा कैसे? आप बताओ। शिवानी ने इधर उधर देखा। हर तरफ कार या बस या बाइक से आते जाते लोग दिख रहे थे। कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप ट्रैक करते हुए आगे आगे चल रहे थे। शिवानी के फेस पर फीकी सी स्माइल आई। अपने भतीजे से कहिएगा कि जो अकेली लड़की आती दिखे वही शिवानी होगी। अच्छा, बहुत अच्छा, बोलता हूँ। शिवानी की सांस फूलने लगी थी। उसका बैग भारी हो गया था या उसकी वीकनेस की वजह से उसे भारी लगने लगा। वो नहीं जानती थी उसे नाक में ठंड लग रही थी, पर गला सूख रहा था। हाथ पैर गर्म हो रहे थे। शिवानी को ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ देर और यहां रही तो बीमार पड़ जाएगी। अचानक ये हसीन मौसम और सुहानी वादियां उसे टॉर्चर से लगने लगे। एक रोडवेज की बस उसके बहुत पास से निकली तो चौंक गई। बस वॉल्वो थी, पर लगातार बैठे रहने की वजह से उसकी कमर दर्द होने लगी। वो एक बड़े से पत्थर पर सुस्ताने के लिए बैठ गई। वाह शिवानी, खुद को परेशान करने के लिए कैसे नए नए तरीके ढूंढती हो तुम। शिवानी की नजर फिर एक कार पर जम गई। ये वाली ऑल्टो ओल्ड मनाली की तरफ से आ रही थी, जिधर एक्चुअली शिवानी पहुंचना चाहती थी। इसका ड्राइवर भी शिवानी को एकटक घूरता हुआ आ रहा था। शिवानी ने फिर एक बार पत्थर उठा लिया और उसको धमकी देने की प्रैक्टिस करने लगी। अगर इसने साइट सीइंग के लिए पूछा तो सच में इसकी विंडस्क्रीन तोड़ दूंगी।